क्या आप अभी भी पुराने म्यूचुअल फंड रूल्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 99% लोगों को अभी पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। 2026 में सेबी ने एक साथ ही कई सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं, जो डायरेक्टली आपके रिटर्न्स, रिस्क और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभी रिसेंटली जो नए 10 रूल्स आए हैं उनके बारे में बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते टाइम आपसे गलती हो सकती है। सबसे पहला चेंज आया है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में। देखो, पहले जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते थे ना, जैसे कि रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड्स, वो सिर्फ नाम के गोल बेस्ड थे। उनमें ना तो कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी होती थी और ना ही ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन। इन्वेस्टर को खुद ही डिसाइड करना पड़ता था कि कब इक्विटी कम करे और कब डेट बढ़ाए, और इन्हें अब कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। अब इनमें नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए जाएंगे और जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसे ग्रेजुअली सिमिलर स्कीम्स में शिफ्ट किया जाएगा। सेबी ने ऐसा इसलिए किया ताकि अननेसेसरी कैटेगरीज को हटाकर सिस्टम को क्लीन रखा जाए। अब इन फंड्स की जगह एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है लाइफ साइकिल फंड्स की, जिसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी ईयर होता है जो फंड के नाम में ही मेंशन होता है, और टेन्योर 5 से लेकर 30 साल तक का होता है। 5-5 साल के मल्टीपल्स में होता है बेसिकली। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लाइड पाथ, जिसमें एलोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो शुरू के सालों में फंड 65% से 95% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ताकि ग्रोथ मिले। जैसे जैसे मेच्योरिटी करीब आती है, इक्विटी रिड्यूस होकर 35% से 50% तक आ जाती है और डेट 25 से 50% तक बढ़ जाता है, ताकि कैपिटल प्रोटेक्शन हो सके। इसके अलावा फंड थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी अलाउ करता है, लगभग 10% तक गोल्ड, सिल्वर, इन्वेट्स और कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट्स में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूरा रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिक होता है। इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना पड़ता, जो डिसिप्लिन और बिहेवियरल मिस्टेक्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप जल्दी एग्जिट करते हो तो पहले 3 सालों तक एग्जिट लोड लगेगा, 3%, 2% और 1%। अब अगर मैं इस पॉइंट को कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात है, ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं जो गोल बेस्ड, लॉन्ग टर्म और हैंड्स फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हैं, जहां सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रोथ से सेफ्टी की तरफ शिफ्ट करता है। अब चलते हैं अपने दूसरे चेंज पर, जो कि है इक्विटी एलोकेशन का। सेबी ने वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड्स और फोकस्ड फंड्स के एलोकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था कि इन फंड्स को मिनिमम 65% अमाउंट इक्विटी में रखना होता था और बाकी का 35% जो है वो डेट में, कैश या आर्बिट्रेज जैसी चीजों में डाल देना होता था। लेकिन अब सेबी ने रूल चेंज करके मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर 80% मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अब हर साल में फंड को कम से कम 80% अमाउंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। सिर्फ 20% ही बाकी चीजों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब इस चेंज का क्या इंपैक्ट होगा वो समझो। तो देखो, वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स जो पहले थोड़ा डिफेंसिव हो सकते थे, अब वो ज्यादा एग्रेसिव बन जाएंगे क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो गया है। डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी अब सेफ बफर जोन कम हो जाएगा, और फोकस्ड फंड्स तो पहले ही कॉन्सेंट्रेटेड होते थे और अब ये कॉन्सेंट्रेशन प्लस हाई इक्विटी एक्सपोजर का कॉम्बो बन जाएगा, जिससे कि रिस्क और वॉलेटिलिटी दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न पोटेंशियल भी फिर थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। अब आता है थर्ड चेंज, जो कि है पोर्टफोलियो ओवरलैप लिमिट्स पर। पहले क्या होता था कि एक ही एएमसी के अलग अलग फंड्स में काफी सिमिलर स्टॉक्स होते थे। आपको लगता था कि आप 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपका पैसा बार बार सेम कंपनीज में ही लग रहा होता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने एक स्ट्रिक्ट रूल इंट्रोड्यूस किया है। 2 सिमिलर फंड्स के बीच 50% से ज्यादा ओवरलैप अलाउड नहीं होगा। मतलब अगर एक एएमसी वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों चला रही है तो उन दोनों के पोर्टफोलियो में आधे से ज्यादा स्टॉक सेम नहीं हो सकते। और ये रूल सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स पर भी ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब कोई भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड दूसरे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स या इक्विटी स्कीम्स के साथ 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं रख सकता, एक्सेप्ट लार्ज कैप फंड्स। अब इस चेंज का इंपैक्ट ये होगा कि आपको रियल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, ना कि सिर्फ इल्यूजन। डुप्लीकेट स्टॉक्स का एक्सपोजर कम होगा और पोर्टफोलियो ज्यादा क्लीन बनेगा। बस एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कम ओवरलैप का मतलब ये भी है
कि फंड्स के रिटर्न्स में डिफरेंस अब ज्यादा होगा, यानी परफॉर्मेंस डिस्पर्जन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं चेंज नंबर 4 की, जो आया है गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स में। अब सेबी ने इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स को अलाउ कर दिया है कि वो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स या बुलियन लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, पहले क्या होता था ना कि इक्विटी फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी में रखना जरूरी होता था और बाकी का 35% वो डेट, कैश या आर्बिट्राज में रख सकते थे। अब क्या हुआ कि जो ये बचा हुआ 35% पोर्शन है ना, उसमें फंड्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि वो गोल्ड, सिल्वर या इन्वेट्स जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका रियल बेनिफिट क्या होगा? तो देखो, जब मार्केट गिरती है या वोलेटिलिटी बढ़ती है, तब गोल्ड जैसे एसेट्स कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं या कभी-कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक नेचुरल कुशन और हेजिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे कि म्यूचुअल फंड डाउन कम जाता है। अब पांचवा चेंज आया है एक्सपेंस रेशियो में। देखो, पहले क्या होता था ना कि एक्सपेंस रेशियो को एक ही सिंगल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। मतलब आपको बस इतना बताया जाता था कि इस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है या 2% है। ये एक सिंगल नंबर होता था जिसको हम सब TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते थे, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता था एक साथ, फंड मैनेजमेंट फीस, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी और बाकी सब चार्जेस। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि इन्वेस्टर को ये क्लियर ही नहीं हो पाता था कि एक्चुअल फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट कितनी है और टैक्सेस कितने हैं। इसलिए अब सेबी ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो को तोड़कर अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है बेस एक्सपेंस रेशियो यानी कि BER, जो एक्चुअल फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट है, और दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल चार्जेस जैसे कि GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, जो अब अलग से दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही जो हर एक AMC को एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.05% चार्ज करने की परमिशन थी, वो भी अब हटा दी गई है। अब इससे ये होगा कि आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप फंड मैनेजर को कितना पे कर रहे हो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और हिडन कॉस्ट की जो कंफ्यूजन है वो अब खत्म हो जाएगी। अब अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का सारा डेटा एक ही जगह कंपाइल चाहिए एक PDF फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, प्लस मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 या फिर लेवल 2 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 में आपको PDF मिलेंगी और लेवल 2 में आपको PDF के साथ साथ मेंबर ओनली वीडियोस भी मिलेंगी। कुछ PDFs और कुछ मेंबर ओनली वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुकी हूँ, जिनके स्नैपशॉट्स अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब छठा जो चेंज है वो एक सिक्योरिटी फोकस चेंज है, डेबिट फ्रीज। अब आप अपने म्यूचुअल फंड फोलियो को ना वॉलंटरीली लॉक कर सकते हो। मतलब अगर आप डेबिट फ्रीज ऑन कर देते हो तो उस फोलियो से कोई भी रिडम्पशन, स्विच, ट्रांसफर या विड्रॉल पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप खुद उसे अनलॉक नहीं करते। ये रूल 30 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस ब्लॉक होते हैं। आप नए SIP या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, डिविडेंड्स भी रिसीव कर सकते हो, मतलब पैसा अंदर तो आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? वो है फ्रॉड प्रोटेक्शन। आजकल फिशिंग और OTP फ्रॉड का रिस्क बढ़ गया है। अगर किसी ने आपका फोन हैक करके आपका अकाउंट एक्सेस कर भी लिया तो भी वो रिडम्पशन नहीं कर पाएगा अगर आपने डेबिट फ्रीज ऑन कर रखा है तो। इसका एक और फायदा है, आप इसे एक सेल्फ डिसिप्लिन टूल की तरह भी यूज कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वो अपने कोर पोर्टफोलियो को फ्रीज करके अननेसेसरी या इमोशनल रिडम्पशन से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेंज है कि अब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन का तरीका बदल गया है। देखो, पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड्स और ETFs जो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर होल्ड करते थे, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल बेंचमार्क यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के प्राइस से कैलकुलेट होती थी। फिर उस प्राइस को रुपीज में कन्वर्ट किया जाता था और उसमें कस्टम्स ड्यूटी, GST, ट्रांसपोर्ट और लोकल प्रीमियम ऐड करके फाइनल इंडियन प्राइस निकाला जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये तरीका थोड़ा इनडायरेक्ट था, इसलिए इंडिया में जो एक्चुअल गोल्ड या सिल्वर का प्राइस चल रहा है वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता था। अब सेबी ने सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन डायरेक्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के स्पॉट प्राइस से होगी, जैसे MCX पर जो एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस है ना, उसके बेसिस पर। मतलब अब प्राइस डायरेक्टली रुपीज में मिलेगा और उसमें ऑलरेडी सारे फैक्टर्स एडजस्ट हो चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चेंज पर। एक नया और थोड़ा एडवांस चेंज आया है, सेक्टोरल डेट फंड्स का इंट्रोडक्शन। देखो, पहले क्या होता था कि जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स होते थे वो जनरली डाइवर्सिफाइड होते थे। मतलब एक ही फंड में बैंक्स, NBFCs, इंफ्रा कंपनीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबका मिक्स होता था।
इससे रिस्क स्प्रेड हो जाता था, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस्ड बेट नहीं ले पाते थे। अब सेबी ने एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है सेक्टोरल डेट फंड्स का। ये ऐसे डेट फंड्स होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर एनर्जी सेक्टर हो गया। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको लगता है कि कोई सेक्टर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा, तो आप उस सेक्टर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही आपको ये भी क्लियर रहेगा कि आपका रिस्क किस सेक्टर में ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि ये फंड्स थोड़े हाई रिस्क भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें डाइवर्सिफिकेशन कम होगा। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो इनमें एक स्मॉल एलोकेशन करना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद 9th चेंज जो आया है वो है मंथली पोर्टफोलियो ओवरलैप डिस्क्लोजर। अब सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने डिस्क्लोज करे कि उनके अलग अलग फंड्स के बीच कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप है, यानी कि कितने स्टॉक्स या होल्डिंग्स उन फंड्स में सेम है। जैसे मान लो अगर आप एक ही एएमसी के 2-3 फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आप एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर रहे हो या बस सेम स्टॉक्स में बार बार पैसा लगा रहे हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब आपको डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट्स का पता चल जाएगा और आप अपना पोर्टफोलियो ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाओगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट चेंज पर। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये चेंज है इंट्राडे बोरोइंग रिलैक्सेशन से रिलेटेड। देखो, पहले म्यूचुअल फंड्स के लिए बोरोइंग्स पर एक फिक्स्ड लिमिट होती थी। मतलब अगर फंड को लिक्विडिटी चाहिए होती थी तो वो या तो अपनी उस लिमिट के अंदर बोरो करे या फिर जल्दी जल्दी स्टॉक्स बेचकर कैश अरेंज कर ले, जिससे कभी कभी रिटर्न्स पर इम्पैक्ट पड़ता था। अब सेबी ने ये रूल थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। अगर फंड सिर्फ एक दिन के लिए यानी कि इंट्राडे या ओवरनाइट लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बोरोइंग्स करता है, तो उस पर वो स्ट्रिक्ट लिमिट अप्लाई नहीं होगी। मतलब फंड को अब एक टेम्पररी कैश बफर मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जब मार्केट डाउन हो और लोग अचानक से अपनी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेचने लग जाएं, तो फंड को अपने अच्छे स्टॉक्स जल्दी में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक दिन के लिए बोरोइंग्स यूज करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो रिसेंट चेंजेस किए हैं सेबी ने, उनके बारे में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.